हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज संगम और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन जो कि यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारा पूरा ध्यान होगा इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसका पूरा लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है इसमें किस प्रकार का एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है दिस मैंगोस आर राइप। ठीक है, कह रहा है कि दिस मैंगोस आर राइप, यानी कि जो यहाँ पे वर्ड दिस आया है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो हमारा दिस जो है वह मैंगोस की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ओके, तो दिस को बताना है कि दिस बताइए ये कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे आया हुआ है। तो देखो पहला दिया गया है क्वांटिटिव, सेकंड दिया गया है पॉसेसिव, तीसरा दिया गया डेमोन्स्ट्रेटिव एंड चौथा दिया गया है इंटरोगेटिव। तो भाई सही ऑप्शन पता करने के लिए एक और तरीका होता है कि आप पहले क्या कर लो, गलत वालों को कैंसिल कर दो। चलिए गलत वालों को कैंसिल करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ पे गलत हो रहे हैं। इंटरोगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, इंटरोगेटिव कुछ ऐसा वर्ड आया ही नहीं है। पॉसेसिव का मतलब है संबंध बताने वाले, तो मेरे भाई संबंध इसमें नहीं बताया जा रहा है किसी का। ठीक है, क्वांटिटिव इज फॉर नंबरिंग, आपको नंबर कोई दिया ही नहीं गया यहाँ पे, तो सिंपली हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन होने वाला है। और दिस जो क्या कर रहा है, इसको एक संकेत दे रहा है कि ये मैंगो क्या है, पके हैं। तो दिस क्या करे, संकेत, संकेतवाचक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड दैट इट बिगेन टू रेन हेवीली। तो मेरे भाई देखो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है व्हेन, फिर दिया गया है देन एंड देन और बट। तो हमें ये बताना है कि नो सूनर डिड, अगर आपने ये लाइन कहीं पे सुनी होगी तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि नो सूनर डिड देन का यूज करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो देन का यूज नहीं करते, देन का यूज करते हैं, THAN स्पेलिंग याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसका आप यूज करिए और क्या करिए, इसको कंप्लीट करिए। चलो भाई कर देते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया योर्स, बी योर, एंड सी दिया गया योर्स के बाद अपोस्ट्रोफी एंड डी दिया गया अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है डी। ठीक है, अब देखो इसमें राइट ऑप्शन कौन होने वाला है। तो मेरे भाई अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन की तालिका को पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन में जो पॉसेसिव केस वाली तालिका बनती थी उसमें हम क्या करते थे, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दो चीजें पढ़ते थे। ठीक है, अगर एडजेक्टिव होता तो हम यहाँ पे कोई ना कोई नाउन जरूर पाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, यानी कि हमें पर्सनल प्रोनाउन का ही यहाँ पे यूज करना है, जो कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अगर आप योर का यूज करोगे तो आपको इसके बाद कोई ना कोई नाउन लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। चलो देखो भाई, कह रहा कि रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। ठीक है, कह रहा रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, जो कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि रवि सेड टू हिज फ्रेंड यू मस्ट वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड दैट ही मस्ट वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रवि advised his friend to work hard and D is saying Ravi ordered his friend to work hard। तो देखो मेरे भाई सिंपली हमें क्या करना है कि इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो said to को हम उस सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में चेंज करते हैं। और जोड़ने के लिए यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि हमारा क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला ये जो भाग है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग क्या बोलते हैं भाई, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। दो बातें ध्यान देना है, सबसे पहले सेड टू को सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंज करना है और हमें कंजंक्शन टू का यूज करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। रवि सेड टू चेंज नहीं किया भाई, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। रवि आस्क इंट्रोगेटिव नहीं था तो आस्क का यूज नहीं कर सकते। रवि एडवाइज, ओके। ऑप्शन नंबर डी भी कह रहा है कि रवि ऑर्डर्ड, देखो इसमें कोई ऑर्डर देने का भाव नहीं था, रवि ने अपने मित्र से कहा कि तुम कठिन परिश्रम करो, तो उसके लिए एडवाइस थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि
हमें क्या करना है, जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसको पढ़ना है और बताना है कि इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो मेरे भाई अगर आपने फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, चैनल पे विजिट करें, फिगर्स ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं, उन वीडियो को देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि यूपी टेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिगर्स ऑफ स्पीच के पूछे जाते हैं। भाई ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे उठा रखे हैं आपके लिए, कुछ ऐसे वैसे फालतू के क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ। आप पेपर दे के आओगे, आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि हाँ जो क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए थे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे। चलते हैं आगे, देखो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो कह रहा है कि हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस। तो मेरे भाई हमें क्या करना है, बताना कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किया गया है। बेसिकली जो फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज की गई है वो प्लीजिंग और डिस्ट्रेस को लेकर के है। इन्हीं दोनों वर्ड को हमें देखना है और बताना है कि कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की गई है। तो चलो देखो, पहली बात कि प्लीजिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं प्लीजिंग की, तो प्लीजिंग का मतलब भाई खुश होना, प्रसन्न होना। एंड डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दुखी होना। अब देखो, खुश भी रहना कहा गया और दुखी भी रहना, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। और जहां हमें ऐसे दो वर्ड मिलते हैं जहां दोनों एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, तो हम क्या बोलते हैं, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी रहती है मेरे भाई, ये रहती है ऑक्सीमोरॉन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि हमें क्या करना है, जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है फ्रेलिटी, इसका अपोजिट वर्ड चूज करना है। इनमें से कौन सा इसका एंटोनिम्स है। तो देखो भाई, पहला फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है, ये होता है कमजोरी। आपको पता है कमजोरी का विलोम शब्द क्या होगा, ताकत। तो मेरे भाई स्ट्रेंथ इज द राइट ऑप्शन, यानी कि बी वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। किस बात के लिए सोच रहे हो भाई, लाइक करो ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो उपयुक्त वर्ब की फॉर्म यहाँ पे भरनी है उसे आप क्या करो, भरो। आइदर मुन्नी ऑफ, नो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत दे दिया गया है। आप देखो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। ठीक है, आइदर मुन्नी और चुनी लॉस्ट हर पेन, हमें बीच में क्या करना है, भरना है। तो देखो सबसे पहले ये बात तो कंफर्म होगी कि या तो मुन्नी या तो चुनी लॉस्ट हर पेन, अपना पेन खो चुकी है। तो देखो भाई, खो चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना है, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब हम इधर और प्रयोग करेंगे तो इस और के आने की वजह से जो दोनों यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट जुड़ेंगे नाउन के, उनको दोनों को जोड़ने के बाद भी हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब लगेगी। यानी कि इस ऑप्शन में मेरा जो सही ऑप्शन है वो है हैज का प्रयोग। आइदर मुन्नी और चुनी हैज लॉस्ट हर पेन। ओके, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोएट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ, भाई पूछ रहा है कि पोएट्री अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। ऑप्शन देख लो मेरे भाई, कह रहा है कि सैडनेस, दुखी होकर पढ़ाओगे। ऑप्शन नंबर बी से जॉय, खुशी खुशी पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सेइंग क्राई, चिल्ला के रो के पढ़ाएंगे। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी एंगर, गुस्सा करके पढ़ाओगे। ऐसा नहीं होता। बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो आपको उसके साथ तालमेल, उसके हिसाब से आपको अपने मेथड को चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई, कि बच्चे को कौन सी चीजें पसंद है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, ताकि बच्चे को सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर। और ये सारे के सारे जो मेथड होते हैं वह कहीं ना कहीं बच्चे को ध्यान में रख के आप खुशी खुशी पढ़ाओगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी कि दो प्रोडक्टिव स्किल्स इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है। तो देखो भाई, पहला ऑप्शन कह रहा है कि लिसनिंग एंड रीडिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बी कह रहा है स्पीकिंग एंड राइटिंग, सी कह रहा है रीडिंग एंड राइटिंग, एंड डी कह रहा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो मेरे भाई देखो, जब आप लैंग्वेज को सीख रहे हो तो प्रोडक्टिव स्किल्स होनी चाहिए, उसमें स्पीकिंग जो होती है वो मेन रोल अदा करती है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ, वाह क्या बात है, कितनी आसान क्वेश्चन है भाई। लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ, आपने बार बार सुना होगा लिंग्विस्टिक किससे रिलेटेड होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। लिंग्विस्टिक किससे रिलेटेड, लैंग्वेज से। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वही क्या हो गया भाई, राइट ऑप्शन हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, जो डिस्लेक्सिया है वह जो बीमारी है, देखो डिस्लेक्सिया एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। और अगर आप
पढ़े हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में बीएड के दौरान, तो आपको यह बात पता होगी कि भाई यह एक पठन से संबंधित बीमारी यानी कि रीडिंग से संबंधित बीमारी है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज, यानी कि जब आप कोई चीज रैपिडली तेजी से पढ़ते हो तो भाई उसका पर्पज क्या होता है ये बता दो मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इसका पर्पज होता है इंटरेस्ट के लिए। भाई इंटरेस्ट होता तो हम आराम से पढ़ के मजे लेके पढ़ते हैं उसको, बट इंटरेस्ट नहीं, यानी कि हमारा ए तो नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स। चलिए देखते हैं अगर इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन हमारे पास है तो फिर देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एक्सटेंडेड रीडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, एक्सटेंडेड रीडिंग कुछ नहीं होता है ऐसे। सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सीख करना है, अच्छी बात है, बट हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी था वो मेरा सबसे अच्छा आंसर है, इसीलिए क्योंकि जब भी हम किसी पैराग्राफ्स को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक पॉइंट होता है, उसको हम सर्च करते हैं, स्पेसिफिक डिटेल के बारे में ढूंढते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो गंगा है वह जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या सिंबलाइज करती है, किस चीज की प्रतीक होती है। तो मेरे भाई ये क्लास 10th का यूपी बोर्ड का एक चैप्टर है द गंगा। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है या फिर आपने उस चैप्टर को अपनी तैयारी के दौरान देखा है तो आप इस प्रश्न का जवाब बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इट इज सिंबल ऑफ इंडियाज प्रॉस्पेरिटी। चलते हैं भाई नेक्स्ट देखते हैं। इट इज सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। It is a symbol of changing seasons of India। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इट इज सिंबल ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो मेरे भाई ये तो मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है तो मुझे पता है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप बता रहे होंगे कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What damaged the crop in लेंचोस फील्ड, यानी कि लेंचो के फील्ड को, लेंचो के फील्ड में जो क्रॉप थी उसको किस चीज ने डैमेज कर दिया था, लेंचो की फसल को किसने डैमेज यानी कि खराब डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए इज वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर थे वो आए थे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फ्लड, बाढ़ आ गई थी। ऑप्शन नंबर सी ड्रॉट, सूखा। ऑप्शन नंबर डी हेल स्टोन्स, का मतलब ओले पड़े हुए थे। यदि आपने लेंचो के बारे में पढ़ा है तो आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे जो मेरा सही ऑप्शन होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Point out the error in the following incorrect sentence, यानी जो following incorrect sentence नीचे दिया गया है उसमें आपको बताना है कि कौन से वर्ड के कारण यह incorrect हुआ है, यानी कि error कहाँ पे है। चलिए देखते हैं। पहले लिखा I can, तो मेरे भाई इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। Learn poems, आगे देख लेते हैं more easy and than speeches। तो देखो भाई जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तभी हमारे माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि I can learn poems more easy than speeches। देखो देन का यूज करते हैं दो लोगों की कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो दो लोगों की आप जब कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव डिग्री नहीं बनती है, क्या बनती है, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में इजी ना हो करके इजियर होता है। तो मुझे पता है कि मेरा जो इसमें गलत ऑप्शन है वो कौन सा है भाई, आप बता सकते हो सर यहाँ पे मोर इजी ना हो करके क्या होना चाहिए था, मोर इजियर। ओके गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, यानी कि पॉइंट आउट करना है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये डायरेक्ट में दिया गया इसे क्या करो इनडायरेक्ट में चेंज करके मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके चलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे आस्क्ड मी टू गो। पहले क्वेश्चन को तो देख लो मेरे भाई, इतनी जल्दीबाजी क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि वुड यू लाइक टू कम विथ अस, दे सेड। देखो भाई इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में दे दिया है, रिपोर्टेड स्पीच को पहले दे दिया है, कोई परेशानी नहीं है, अपने नियम का यूज करो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। पर से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ओके वुड यू लाइक टू कम विथ अस, दे सेड। तो देखो दे सेड क्वेश्चन वाला है तो दे सेड तो बदलेगा आस्क्ड में। तो पहले हम क्या करते हैं कुछ ऑप्शंस को कट कर देते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दे आस्क्ड मी इफ आई वुड। ओके गाइस तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दे आस्क्ड मी टू गो। तो देखो भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आस्क्ड भी हुआ है और इफ या वेदर का यूज किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Fill in the blank with the correct preposition are you sorry। अच्छा कह रहा कि are you sorry what you have done, क्या तुम्हें उस बात का दुख है जो तुमने कर दिया है। किस बात के लिए दुख,
उस बात के लिए। आर यू सॉरी फॉर व्हाट? ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। चलते हैं नेक्स्ट पे। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स, यानी जो है प्रोवर्ब दी गई, कहावत एक दी गई है, उसको बताओ इसकी मीनिंग क्या होगी। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। देखो आप अगर इनका वर्ड टू वर्ड निकालोगे तो क्या होगा मेरे भाई, अ बर्ड इन हैंड का मतलब कि हाथ में एक चिड़िया है, इज वर्थ मतलब योग्य है, अच्छी है, बेहतर है हमारे लिए, टू इन अ बुश कि किसी झाड़ी में दो चिड़िया बैठी हो भाई, किसी झाड़ी में दो चिड़िया बैठी हो, उससे अच्छा है कि हमारे हाथ में एक चिड़िया हो, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, उससे अच्छा है कि हमारे पास कुछ तो है। तो ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू कैच टू बर्ड विथ योर हैंड्स। भाई इसमें बर्ड का यूज किया गया, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसकी बर्ड से रिलेटेड नहीं है। कहावतें हैं, कहावतों की कुछ और मीनिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि टू बी डिससेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, जो कुछ आपके पास उससे आप डिससेटिस्फाइड है। तो भाई इसमें ऐसी कोई बात नहीं। सी कह रहा है कि इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड, यानी कि सेटिस्फाइड होना अच्छा है विथ व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसके साथ, देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, यानी जो आपका नहीं उसके लिए प्रयास करें, उससे बेहतर है कि जो आपके पास है आप उसी में क्या रहो, खुश रहो। ओके, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है टू ट्रैप बर्ड्स। ऐसी कोई बात नहीं भाई, ट्रैप नहीं करना, जाल में नहीं फंसाना चिड़िया को। अब हमें अपना ऑप्शन मिल चुका है, तो आप बताओगे सर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, कि जो कुछ आपके पास है उसी से आप क्या रहो, संतुष्ट रहो। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोच विचार के बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, यानी कि पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है वो किस नाम से जानी जाती है। पहला है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी। दूसरा ऑप्शन का एस्ट्रोनॉमी, थर्ड इज डेमोग्राफी एंड फोर्थ इज जेनियोलॉजी। तो मेरे भाई देखो मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि जो इकोलॉजी होता है यह पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि इकोलॉजी किसको बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू खगोल विज्ञान। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया जीनियोलॉजी, यह क्या है, वंशानुगत प्रणाली को अध्ययन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस दिए गए हैं करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच का आप यूज करो और बताओ कि कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का इसमें यूज किया गया है। तो भाई मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, फिगर्स ऑफ स्पीच में जाइए और पहले फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या रहे, क्लियर रहे। ओके, तो देखिए कह रहा है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑफ किंग्स, यानी कि जो डेथ है वह अपने ठंडे ठंडे हाथों को क्या करती है, राजा के ऊपर भी रखती है। ठीक है, यानी कि अब मैंने क्या कर दिया, जो यहाँ पे डेथ था उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह मैंने ट्रीट कर दिया ना, यानी कि निर्जीव को हमने एक सजीव के रूप में क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। तो जो हमारा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्सनिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि फिल इन द ब्लैंक करना है आपको कंप्लीट करने के लिए इस सेंटेंस को। द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल, मेरा भाई टू, आप रिस्पॉन्सिबल टू होते हैं किसी के प्रति, तो द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट फॉर देयर वर्क। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट सेंटेंस, आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस में इसको चेंज करना है, क्योंकि ये पहले से ही इनडायरेक्ट में दिया गया है। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, ये तो हमारा इनडायरेक्ट में, हमें डायरेक्ट वाला बताना है। तो देखो आस्क्ड है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव बनेगा। अब फिर कह रहा है कि इफ का यूज किया गया है तो हाँ वर्ब से ही शुरू होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ठीक है, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आई टोल्ड शीला। तो भाई देखो टोल्ड तो पहले से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे बी है ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आई आस्क्ड शीला कैन आई नो, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी भी क्या हमारा गलत है। आई क्वेश्चन शीला, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रोनाउन, कह रहा है कि सुटेबल प्रोनाउन जो भी है इसमें उसे आप क्या करो, भरो।
माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, जो मेरे सन और डॉटर हैं वे दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन है, तो एक दूसरे के, तो इसमें ना तो हर सेल्फ होगा, ना तो देम सेल्फ होगा, ना तो हिम सेल्फ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इच अदर यानी कि एक दूसरे के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। भाई दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। यदि आपने सिंथेसिस की वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाओ देख के आओ। ओके, ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, चैनल पे विजिट करिए और देखिए सिंथेसिस के बारे में। चलिए, कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, पहला है विल नॉट, देखो विल नॉट को हम वोंट कर देते हैं, तो इट विल नॉट कीप अस अवेक। ओके, टू और टू का यूज करते हैं जो कि नेगेटिव सेंस खुद ही देता है, तो हम क्या करते हैं दूसरे सेंटेंस के नेगेटिव वर्ड्स को हटा देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो सही होने वाला है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बी में टू लगाया है फिर भी यहाँ नॉट दिया है, इसमें टू लगाया यहाँ पे नॉट दिया है, इसमें टू लगाया है और ऐसा कुछ नहीं बनेगा। द कॉपी इज नॉट टू, ऐसे कुछ भी नहीं बनेगा भाई, ठीक है। सो वैसे कभी नहीं करते इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट अ सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मेरे भाई आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपली आप इसको दे दो, हैज हैव दिया है क्या, नहीं दिया, गलत है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, गलत है। योर सिस्टर इज, गलत है भाई। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, माई वर्क है, बाय वर्क नहीं होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बाय वर्क। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ओके, इस वीडियो में हमने देख लिया कि यूपीटेट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए थे, जो कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके 23 जनवरी जो कि हमारा टारगेट है उससे पहले लेके आए और आपको सारी चीजें क्या होती जाए, क्लियर होती जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।